कितना इम्पैक्ट कितना पड़ता है कि कोई इंटेलिजेंट है तो उसका सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है, कोई एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है, तो इसका कुछ असर पड़ता है एकेडमिक से? सर कि जो मैं अपना रेफरेंस रखती थी वो मैं टॉपर्स के कॉपी रखती थी कि मुझे इस लेवल तक लिखना है, ऐसा मुझे लिखना है। हर दिन मुझे जो मैं अपना टारगेट लेके चल रही हूँ उसका 80% मुझे कंप्लीट करना है एटलीस्ट। अब कितना ब्रॉड अप्रोच रखना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए और बदलते पैटर्न पे किस तरीके से शिफ्ट करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी जो एस्पिरेंट है 70th घटना चक्र की जो बुक आती है वो बेस्ट है प्रीवियस ईयर के लिए, प्लस एनसीईआरटी क्योंकि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट उठा के पूछ दे रहा है अभी। मैम आपने एनसीईआरटी बताया, तो एनसीईआरटी में बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं ना कि वो ये उनका कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस क्लास से लेकर किस क्लास तक पढ़ें, और थोड़ा इसको बता दिए और क्लियरली तो वो उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके कि ये इंजीनियर बहुत अच्छे से, बीटेक वाले बहुत अच्छे से समझते हैं कि उनको स्मार्टली कैसे पढ़ना है, साइंटिफिकली कैसे पढ़ना है। आर्ट्स मिट्टी वाले ये बहुत लैक करते हैं। डिकोड करा जाए सिलेबस को तो वो इजी वे में एस्पिरेंट्स कैसे समझ सकते हैं। मेंस में करेंट अफेयर्स और स्टैटिक वाले पार्ट को कैसे रिलेट करके लिखा जाए ताकि वो आंसर में रिचनेस हो सके। ऐसे के लिए फॉलो किया था ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है अनुदीप दूरी से सर, उनका वेबसाइट। हाँ वेबसाइट नहीं सर, उनकी बुक आती है। और कभी आप डिमोटिवेट हो तो चिल ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, उसमें कोई हानि नहीं है, बट वहाँ पे रुके नहीं रहना है और आपको प्रिपरेशन करते रहना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ अंजलि जोशी मैम हैं। 68th बीपीएससी का जो रिजल्ट है उसमें मैम का रैंक 4th है और मैम का सिलेक्शन सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पे हुआ है। मैम इसके पहले 67th में भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैम का जर्नी क्या था, क्या मोटिवेशन था, किस टाइप का स्ट्रगल था, क्या बुक लिस्ट था, क्या कंटेंट था और मैम के रिसोर्सेज क्या थे और मैम का जर्नी ओवरऑल क्या था, और 70th बीपीएससी को लेके जिस तरीके का 69 से पैटर्न चेंज हुआ उस पर भी बात करेंगे। तो यदि आप लोग मेरा हार्डवर्क, मेरा काम अच्छा लगता है, चैनल सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब किया, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। मैम सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ब्रीफली अपने बारे में थोड़ा बताएं आप। मेरा नाम अंजलि जोशी है और मैंने अपनी स्कूलिंग प्राइमरी और सेकेंडरी पटना से ही की है। उसके बाद मैंने अपनी बीटेक की है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग MNIT जयपुर से। और जयपुर में ही कॉलेज में ही मेरा प्लेसमेंट हुआ था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एयरटेल डिजिटल लिमिटेड में। वहाँ मैंने 2.5 साल तक काम किया है एंड उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ी अप्रैल 2022 में। फिर मैं अपने होम टाउन शिफ्ट हो गई, फिर यहाँ से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। सो मैम थोड़ा ये बताएं कि आपका बैकग्राउंड किस टाइप का रहा था पढ़ाई का, और उसमें किस टाइप के आप स्टूडेंट रहे थे, इंटेलिजेंट थे, एवरेज थे, क्या हो रहा था, थोड़ा मार्क्स वगैरह के साथ बताएं। सर फॉर्चुनेटली सर एकेडमिकली मेरा बहुत अच्छा था परफॉर्मेंस। 10th क्लास में 10 CGPA एंड 12th में DAV BACB से मैंने किया था CBSE बोर्ड। तो मैं बिहार में 3rd रैंक होल्डर थी। फिर उसके बाद सर NIT जयपुर में भी मेरी अच्छी CGPA मेंटेन थी। फिर मेरा उसमें प्लेसमेंट भी हुआ था। तो ओवरऑल मतलब पढ़ाकू स्टूडेंट थे। जी सर। आपका अटेम्प्ट तो मैम ये सेकंड था और मीडियम आपने इंग्लिश से रखा था। आप ये बताएंगे जैसे कि आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हैं, आपके जो पीयर्स, जो ग्रुप के जो फ्रेंड होंगे आपके सर्विस में ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे पहले, तो आपको क्या लगता है इसका कितना इम्पैक्ट कितना पड़ता है कि कोई इंटेलिजेंट है तो उसका सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है, कोई एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है, तो इसका कुछ असर पड़ता है एकेडमिक से लेकर? सर सिविल सर्विसेज में ही मैंने देखा है कि जो बच्चों मतलब जो एस्पिरेंट्स की जो डायमेंशन है बहुत ज़्यादा है, बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। हाँ बहुत वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि जो एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं वही सिर्फ इसको क्वालिफाई करते हैं। मतलब जो अच्छे भी नहीं है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे यूपीएससी में जो फेल भी कर चुके हैं, जिस पर भी बुक भी आई है, मूवी भी आई है। तो बहुत डाइवर्सिफिकेशन। और रहावत में मेरे पीयर्स का भी मैंने भी उसमें भी देखा है कि जो बहुत कमज़ोर बैकग्राउंड से भी हैं पढ़ाई के लिए और आर्थिक अगर उनका देखें तब भी कमज़ोर हैं वो, तब भी उन्होंने सिविल सर्विसेज में को क्रैक किया है। तो ऐसा कोई मिथ नहीं है कि आप एकेडमिकली अच्छे होंगे तभी आप सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं। बस वो एस्पिरेशन और वो मोटिव रहना चाहिए कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है। ओके सो मैम अब मोटिव की बात करें और एम्बियंस की बात करें, घर में किस टाइप का एम्बियंस रहा है, क्या एनवायरनमेंट रहा है, और बेसिकली वो मोटिवेशन कहाँ से आता है? आर्ट्स यूनिटी वालों को फील कहा जाता था आज 15 साल 20 साल पहले। आर्ट्स यूनिटी वाले कमेंट के वीडियो कमेंट में लिखते हैं कि सारे इंजीनियर सीधा रह रहे हैं। तो बेसिकली वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है कि हाँ मैं इंजीनियर नहीं रहना है, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है? जी
सर मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो बचपन से ही था। जब 9th-10th क्लास में थी, एकेडमिकली अच्छी थी, तो टीचर पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि यू शुड ट्राई फॉर आईएएस एंड यू शुड ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज। बट सर बच्चे थे, समझ में तो था नहीं कि क्या होता है आईएएस, क्या होता है सिविल सर्विसेज, कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद सर जैसे ही एनआईटी में जाने का मौका मिला, प्लेसमेंट का चांस मिला, तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस किसे नहीं चाहिए होता। बट कहीं ना कहीं सर जॉब 2.5 साल मैंने जॉब किया, मैंने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ जॉब करना अपना। तो बट कहीं ना कहीं सर वो जो बात थी वो कहीं ना कहीं अटकी हुई थी माथे में कि हाँ मुझे करना है सिविल सर्विसेज। एक बार तो मैं फुल फ्लेज प्रिपरेशन दे दूँ, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ में। तो इसीलिए सर मैंने वो ट्राई किया। मेरे पापा भी सरकारी ही जॉब में हैं, अधिकारी ही थे, तो वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट किया। हाँ, घर में पूरा एम्बियंस था सर, कोई भी इन्वायरमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं। मुझे सिर्फ पढ़ना था, सोना था, उठना था, लाइब्रेरी जाना था, बस मेरा यही काम था। बाकी मम्मी पापा सब मैनेज करके दे देते थे। ओके मैम, जैसे हम आए यहाँ पे वीडियो करने के लिए, हम शूट करने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि आपके प्रिपरेशन में कोचिंग का थोड़ा भी इम्पोर्टेंस रोल नहीं रहा है। मेंस आंसर राइटिंग या फिर प्रीलिम्स का जो टेस्ट है तो सारे लोग ज्वाइन करते हैं जी। तो जब हम उस टाइप के इन्वायरमेंट में होते हैं, क्लास में जाते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो कंपटीशन की भावना दिमाग में जगता है। घर पे हम होते हैं तो उस टाइप का नहीं हो पाता, मनोबल उस टाइप का नहीं बन पाता कि हम कैसे compete करते हैं जी। तो मतलब ये कहाँ से हो पाया कि मुझे कोचिंग नहीं लेनी है, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है? सर मुझे सबसे पहली बात ये जो मुखर्जी नगर करोल बाग का माहौल से ही डर लगता है। अच्छा। क्योंकि मैंने जितना यूट्यूब पे देखा है, मैं मतलब बैक हो जाती हूँ कि ये कैसे इस माहौल में इतना भीड़ में पढ़ लेते हैं ये लोग। और रही बात सर कि मेरी खुद की सेल्फ मोटिवेशन, तो हाँ मतलब इस जर्नी लंबी होती है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि होगा कि नहीं होगा, कह नहीं सकते कुछ। तो इसमें यही था कि सर कि जो मैं अपना रेफरेंस रखती थी वो मैं टॉपर्स के कॉपी रखती थी कि मुझे इस लेवल तक लिखना है, ऐसा मुझे लिखना है। तो मैं हमेशा टॉपर्स की कॉपी को ही रेफर करके उस पर लिखती थी। एंड सर मेरे एक फ्रेंड है रितेश आनंद सर, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की है। अच्छा। जो भी प्रीलिम्स में कैसे पढ़ना है, मेंस में कैसे आपको पढ़ना है, वो मेरी कॉपी चेक करते। जो मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी या मैं जो टेस्ट सीरीज भी लिखती थी, मैं कॉपी उनको सेंड करती थी, तो वो मुझे इवैल्यूएट करके बताते थे कि टेस्ट सीरीज वाले तो लिख देते थे नाइस गुड, बट ये नहीं बताते थे कि और क्या इसमें ऐड करें, तो वो मुझे बताते थे। इंटरव्यू में भी वो मेरे मॉक इंटरव्यूज लेते थे, तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड मेरे भैया भी तैयारी करते थे, उनका भी मुझे काफ़ी फीडबैक मिलता था कि ये वाला टॉपिक सही नहीं लिखा है, ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे फोर्सेस ने मुझे हेल्प किया है। और इसीलिए कैसे टाइम टेबल मैनेज करती थी? क्या टाइम टेबल होता था आपका मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक? किस तरीके से पढ़ाई होती थी? जी, सुबह का सर मैं उठ के मुझे लगता था मैं सबसे पहले पेपर अपना कंप्लीट कर लूँ। पेपर का नाम? हिंदू पेपर में पढ़ती थी, तो मैं सोचती थी ये कर लूँ। अगर वो मुझे मन नहीं कर रहा है तो पेपर तो मैं रात में पेपर करूँगी, बीच में नहीं करूँगी। तो सबसे पहले तो ठीक है पेपर, अगर पेपर नहीं मन किया तो मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लूँगी जो मुझे उस टाइम मन कर रहा हो कि मैं पढ़ लूँ। फिर उसके बाद सर मेरा 11 बजे से शेड्यूल रहता था लाइब्रेरी का, तो मैं 11 बजे जाती थी। एंड मैं एक टू डू लिस्ट बना के जाती थी कि आज मुझे ये 2 घंटे इस पे देने, 2 घंटे इस पे देने, 2 घंटे इस पे देने। तो ये मेरा टू डू लिस्ट होता था। और एट द एंड ऑफ द डे मैं उस टू डू लिस्ट में मार्क करते रहती थी कि हाँ मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। और जो मार्क किया होता था वो ग्रीन होता था, और जो मार्क नहीं हुआ होता वो रेड होता था। तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता था वो पैलेट को देख के। अभी भी मेरे आईपैड पे पड़ा हुआ है बहुत सारा। तो यही था, और यही था कि हर दिन मुझे जो मैं अपना टारगेट लेके चल रही हूँ उसका 80% मुझे कंप्लीट करना है एटलीस्ट। और जो बैकलॉग होते जाएगा उसको मैं नेक्स्ट डे ही उसको ऐड ऑन करते जाऊंगी उस बैकलॉग को। तो ये था मेरा। ओके मैम, अब प्रीलिम्स की जैसे हम बात करें तो अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है 69 से खास करके जी। इस बार के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसमें मतलब बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि 30 से 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीएससी टाइप के हैं, एलिमिनेशन टेक्निक इसमें लगाना पड़ेगा और बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। कुछ सवाल ऐसे थे करंट अफेयर के जो इंटरनेशनल इशू के थे। अब कितना ब्रॉड अप्रोच रखना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, और बदलते पैटर्न पे किस तरीके से शिफ्ट करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी जो एस्पिरेंट है 70th वाला? जी जी सर। सर यस सर, 70th से 16 से ही बेसिकली चेंज हुआ है। 69 में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला है। तो इसमें सर बीपीएससी यूपीएससी की तरफ तो जा रहा है, दैट इज़ नो मतलब डाउट है ही नहीं उसमें। बट हम पूरी तरह यूपीएससी टाइप नहीं जा सकते क्योंकि अभी भी बीपीएससी फैक्चुअल डेटा पे थोड़ा रिलाई करता है।
तो सब्जेक्ट वाइज मैं बता देती हूँ कि करंट अफेयर्स जैसे हम पहले करते थे कि स्पीडी पढ़ के चले गए, तो अब नहीं होगा। स्पीडी नहीं छोड़ना है, रखना है उसको, प्लस एक मंथली मैगजीन बहुत जरूरी है। मंथली मैगजीन होगा सर मैं विजन यूज करती थी, आपको और भी आते हैं, इनसाइट्स आते हैं, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है। तो एक तो करंट अफेयर्स वो हो गया। साइंस के लिए था सर पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो एंड इसी से हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि मैनिपुलेट करके बीपीएससी पूछता है। अब नहीं होगा, तो प्रीवियस ईयर तो रखना है। जो घटना चक्र की जो बुक आती है वो बेस्ट है प्रीवियस ईयर के लिए, प्लस एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स उठा के पूछ दे रहा है बीपीएससी। तो साइंस के लिए तो ये हो जाएगा। फिर सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सब जानते हैं स्पेक्ट्रम बेस्ट है वो, हाँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो वो हो गया। अब एंशिएंट और मिडिवल आता है, तो एंशिएंट और मिडिवल के लिए लूसेंट जो येलो कलर की बुक आती है उसकी 10-20 पन्ने हैं एंशिएंट मिडिवल मिला के, बस उसको, उससे ज़्यादा आप करोगे ऐसे भी आपको नहीं याद होने वाला, उससे हिट कर गया तो बेस्ट है। और क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है ना, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है, तो फिर क्यों इस पर इतना मेहनत करना। फिर उसके बाद सर पॉलिटी, लक्ष्मीकांत ऑब्वियस है, सबको पता है। उसके बाद पॉलिटी में भी सर ऐसा नहीं कि हमें सारे चैप्टर पढ़ने हैं, आपको देखना पड़ेगा ना टारगेट एरिया कौन सा यूपीएससी का। तो जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो मेन चैप्टर्स हैं जो न्यूज़ में हैं, उन सब का आर्टिकल देख लीजिए, उन सब का कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस देख लीजिए, वो पढ़ के चले जाइए आप। उसके अलावा सर इकोनॉमिक्स में कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो हो गया, जो आप मुन्नार सर के वीडियो से देख सकते हैं। प्लस इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस में भी आपको बहुत काम देगा वो, ये हो गया। उसके अलावा सर बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन क्राउन का जो बुक आता है पब्लिकेशन का बेस्ट है, उससे हो जाएगा। एंड जो उसका हिस्ट्री पोर्शन ऑल्सो, एक इम्तियाज अहमद सर की आती है एमसीक्यू की बुक, हिंदी में रहती है, तो इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत होती है थोड़ी तो मैंने वही रेफर की थी, तो मैंने बस उसे पढ़ा और उसको ना जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा ट्रांसलेट करके एक नोट्स बना लिया। क्या मैं बुक नहीं छूंगी क्योंकि वो बहुत हेक्टिक हो जाती है उसको देखो तो मैंने जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा हिस्ट्री में, एंशिएंट और मिडिवल वाले बिहार हिस्ट्री का, तो मैंने अलग से उसका नोट्स बना लिया कि मुझे इससे रिविजन करना है। अगर वो नहीं होता तो क्राउन में भी एंशिएंट और मिडिवल बिहार की बहुत अच्छे से दे रखी है, तो ये होगा अप्रोच ओवरऑल प्रीलिम्स के लिए। ओके मैम, आपने एनसीईआरटी बताया, तो एनसीईआरटी में बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं ना कि वो ये उनका कंफ्यूजन रहता है जी कि हम किस क्लास से लेकर किस क्लास तक पढ़ें, और थोड़ा इसको बता दी और क्लियरली, तो वो उनका कंफ्यूजन दूर हो सकता है। सर इसमें मैं यही बोलूँगी कि 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक तो जिनका साइंस बैकग्राउंड है, अच्छे हैं वो, एक नहीं है। तो जो जिनका है वो 9 से स्टार्ट करें, 9, 10, 11, 12, उनको दिखेगा ना जो 11th में वो पढ़ रहे हैं ना, वो एडवांस वर्जन है 9 का, तो वो कर लेंगे कोप अप। आपको अपना एनालिसिस करना होगा कि आपका साइंस का कितना अच्छा आपको पकड़ है, आप वो कर लें। बाकी जिनका नहीं, अभी टाइम है हमारे पास, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स है हमारे पास, तो क्यों नहीं आप 6 से ही कर लें। आप 6 का पढ़ोगे तो आपको 8 इजी लगेगा, 8 का पढ़ोगे तो 10 इजी लगेगा, उसी का तो एक्सटेंडेड वर्जन होता है। 7 का पढ़ोगे तो 9 इजी लगेगा। तो आप जब पढ़ो तो आपको खुद लगेगा अरे ये तो मैं पढ़ रखा था, इसी में 1-2 पॉइंट असेसमेंट कर लेना है। हाँ बिल्कुल वैसे इस तरीके से। जी ओके मैम, आपने बीच में कहा था कि आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो याद नहीं होगा, है ना। आप बीटेक करा है आपने, आप इंजीनियर हो, है ना, आप सिविल सर्वेंट का आपके ऊपर टैग लग गया, है ना। इंजीनियर्स इस चीज़ को बहुत बखूबी समझते हैं और आर्ट्स यूनिटी वाले इसमें लैग करते हैं। अब मुझे जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है, किसी की वजह से उनका सिलेक्शन प्रोसीजर भी, मतलब सिलेक्शन उनका रेशियो भी कम हो रखा है। स्मार्ट स्टडी, साइंटिफिक स्टडी की बात होती है कि ये इंजीनियर बहुत अच्छे से, बीटेक वाले बहुत अच्छे से समझते हैं कि उनको स्मार्टली कैसे पढ़ना है, साइंटिफिकली कैसे पढ़ना है। आर्ट्स यूनिटी वाले ये बहुत लैग करते हैं इसमें, कैसे स्मार्टली पढ़ा जाए, कैसे साइंटिफिकली पढ़ा जाए कि मतलब हो एकदम, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर उनके लिए आसान हो। इसको थोड़ा बताएं। यस सर, मैं आपके बात से सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ सिविल सर्विसेज का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। कितना भी पढ़े नहीं कंप्लीट होने वाला, कभी नहीं कोई बोल सकता मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो एक स्ट्रैटेजी गाइडेंस रहेगा तो बहुत काम आसान हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई मेंटोर है तब तो बेस्ट है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, बीपीएससी का जो PYQs है उसको उठाइए, उससे स्टक रहिए, यही है बेसिकली। अगर आप PYQ एंड टू एंड कर लेते हैं, एंड टू एंड आपका मतलब जो भी उसमें टॉपिक्स अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने उस सारे एक्सपेक्ट्स को कर लिया है, नोट्स आपके रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, तो आपको बस क्या करना है कि वो एंड टू एंड आपको कंप्लीट करना है।
और उसके बाद आप खुद ही मतलब कैपेबल हो जाएंगे ना कि आप कौन सा टॉपिक और कर सकते हैं, आपको खुद आने लगेगा, अच्छा ये पूछा है ना, ये भी पूछ सकता है, ये भी कर लेते हैं, करंट में है ना, ये टॉपिक आ रहा है करंट में, इसको हम उस स्टैटिक पोर्शन में जोड़ सकते हैं। तो आप स्टार्ट तो कीजिए बीपीएससी के टॉपिक्स जो पीवाईक्यूज हैं और सिलेबस। हाँ जी, सिलेबस उतना एक्सप्लेन वे में लिखा नहीं है बीपीएससी का, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्या इसमें क्या पढ़े। तो इसका बेस्ट है कि पीवाईक्यूज, एग्रीकल्चर से पूछेगा ही, इंडस्ट्री से पूछेगा ही, जो 3 आर्ट है उससे पूछेगा ही, तो क्यों ना जो और डिफरेंट आर्ट्स हैं जो बिहार में इम्पोर्टेंट है तो वो भी पढ़ लिया जाए। जी मैम, सिलेबस आपने से बताया बहुत वास्ट है जी। डिकोड करा जाए सिलेबस को तो वो इजी वे में एस्पिरेंट्स कैसे समझ सकते हैं, उनका मतलब समझने का तरीका क्या हो सकता है कि हम सिलेबस में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि उनको 3-3 महीने तक उनको सिलेबस तक नहीं पता होता, उसमें ही कहीं ना कहीं उनका 6 महीने लग जाता है कि सिलेबस को उनको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो सिलेबस को कैसे समझा जाए, मतलब ईजी वे में रिलेट कर ले एस्पिरेंट पढ़ने के बाद में कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का है, ये साइंस टेक का है, ये बायोडाइवर्सिटी तो हालांकि यहाँ नहीं है, लेकिन वो रिलेट कैसे कर ले। सर वही है, सिलेबस लेके बैठी प्लस पीवाईक्यू लेके बैठी। आपको सिलेबस में पूरा डिटेल नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन बिहार इकोनॉमी। आपको ये पता चलिए ना कि एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंस में तो बहुत आ जाएगा, सोशल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल, सब कुछ आ गया उसमें। तो आपको कैसे पता चलेगा ये कि ये एक्सपेक्ट मांगता है बीपीएससी आपसे। पीवाईक्यू देखिए ना, एग्रीकल्चर पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। अब आप एग्रीकल्चर पे मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन पूछ रखा है प्रीवियस 10 साल का, अगर हम देखें और ज़्यादा ही पूछ रखा है, तो हम उतने टॉपिक को, सब टॉपिक को लिख लेंगे। एग्रीकल्चर में सब टॉपिक्स पूछा हुआ है कि ये है, उस पे हम नोट्स बनाएंगे। जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो आपको 2-3 टॉपिक्स और आ जाएंगे, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था। कहीं किसी पॉइंट में मान लीजिए किसान ड्रोन का जिक्र किया हुआ कि साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर में क्या हुआ, किसान ड्रोन। अब आपको हिट करेगा कि अरे ये तो बजट में किसान ड्रोन है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो फिर आप अलग से किसान ड्रोन पे टॉपिक नोट्स बनाएंगे। तो ये खुद ही होते जाता है, डिकोड होते जाता है, रिलेट होते जाता है। तो बेस्ट है सिलेबस प्लस पीवाईक्यू। मैम नोट्स का आपने नाम लिया, नोट्स अगर बनाना हो तो एस्पिरेंट्स किस तरीके से नोट्स बनाए, 1 रीडिंग के बाद बनाए, 2 रीडिंग के बाद बनाए, नोट्स बनाने का एक टाइम कब सही रहता है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सिलेबस की वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तब बनाए, किस तरीके से बनाए। जी, जो बिल्कुल बिगनर है तो उनको मैं बोलूँगी एक बार आप रीडिंग कर लें, ठीक है, फिर दूसरी बार आप नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स ऐसा कुछ नहीं कि आपने एक बार बना दिया तो मतलब लक्ष्मण रेखा हो गया, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते उसको आप। उन्हें एक बार बना दिया तो क्या दिक्कत है, उसमें आप अपडेट करो, कोई गलती भी हो गया तो क्या दिक्कत है। आपने मान लीजिए एक टॉपिक पे नोट्स बनाया 4 पेज का, आप आगे के 2-3 पेज छोड़ दीजिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा तो आप ऐड कर देना, कुछ आपको इररिलेवेंट लगेगा तो काट देना, आप ही की तो कॉपी, आपको कहीं पब्लिश थोड़ी करानी है। तो यही होगा, पहला रीडिंग करें, अगर आपको लगता है कि हाँ तब भी मैं फिर से भी नोट्स बनाता हूँ तो फिर आप नोट्स बनाएं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं नोट्स में लिखूँ क्या, क्योंकि अगर हम कोचिंग की मटेरियल भी देखें सब कुछ दे देते हैं, वो सब कुछ छाटते नहीं है, तो छाटना हमें खुद पड़ता है। तो उसके लिए आप यूपीएससी टॉपर्स की जो गाइडेंस आती है यूट्यूब पे है, या उनके कॉपीज देख सकते हैं कि वो अगर ये टॉपिक पे पूछता है तो वो कौन सा डेटा लिखते हैं और हमें वो कौन सा डेटा अपने नोट्स में लिखना चाहिए, तो उससे भी हेल्प करेगा। ओके, अब मैम मेंस की तरफ चलें। जी, मेंस में शॉर्ट्स क्वेश्चन अब आ रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो रही है, क्वेश्चन सबके छूट रहे हैं, मतलब 69th में मैं बहुत लोगों से मिला, क्वेश्चन बहुत लोग छूट रहे थे। तो अब टाइम मैनेजमेंट को लेके कैसे उस पर काम करा जाए। और एक और मेरा इसी में सवाल है कि मेंस में करेंट अफेयर्स और स्टैटिक वाले पार्ट को कैसे रिलेट करके लिखा जाए ताकि वो आंसर में रिचनेस हो सके। जी सर, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ। उससे वैसे नहीं होगा, आप सोचोगे कि बस यहाँ पे नहीं करे, डायरेक्ट वहाँ पे डी डे पे जाके हम अपना अटेम्प्ट दे, तो नहीं होने वाला, छूटना ही छूटना है आपका। या नहीं छूटेगा तो बहुत एवरेज आंसर लिख के आओगे, बिलो एवरेज आंसर लिख के आओगे, जिसमें ऐसे भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो
जैसे बीपीएससी का जो क्वेश्चन है, जैसे 5 क्वेश्चन शॉर्ट्स पूछता है सारे सेक्शन में, तो 15 क्वेश्चन ऐसे हो गए। दो क्वेश्चन 2 सेक्शन में पूछा तो 4, तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। हाँ, 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन हो गए तो उसमें आप डिवाइड कर लो ना टाइम को, कि आपके पास 108 80 मिनट है, डिवाइडेड बाय 20 कर लो, फिर जितना आया तो उसको शॉर्ट में डिवीजन कर लो, तो उतना आप टाइम लेके चलो। तो ऐसे बनता है कि आपका 6 मिनट में छोटा वाला क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए और बड़ा वाला क्वेश्चन 20 मिनट में होना चाहिए। अब आपको उसी के अंदर लिखना है। अगर आप में आगे पीछे 1-2 मिनट जाता, वो ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, बट आप एक क्वेश्चन लिखने में 40 मिनट ले रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन लिखने में आप 2 क्वेश्चन का टाइम ले रहे हो, तब तो आपका छूटेगा ही ना। तो ये घर पे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको खुद से। ओके, और मैम करेंट अफेयर बता दीजिए मेंस आंसर राइटिंग में। अच्छा सर, जब आप सर जब आप नोट्स बनाओगे ना और करंट अफेयर्स पढ़ोगे, डेली तो पढ़ना ही है करंट अफेयर्स, तो जब आप नोट्स बनाओगे तभी, मतलब मेरा तो ऐसा ही आया था कि जब मैंने नोट्स अपना प्रिपरेशन चालू कर दिया था ना, तो मेरा खुद इंटरलिंकिंग वाला जो कैपेबिलिटी है वो आ गया था कि हाँ मैं यहाँ से यहाँ लिख सकती हूँ। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है अभी सरकार को कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट बिल है, आपने ये चेंज कर दी है, जो मैंने आपको पहले जजमेंट दिया था। तो आप खुद ही देखो ना कि इस किस पावर के अंदर कर रहा है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का आया, सबसे लेटेस्ट एग्जांपल आप लिख दो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर ये किया है, तो ये हो गया। इस तरीके से आप खुद लिंक कर लोगे, तो ये मतलब ये बहुत डायनेमिक प्रोसेस है, इसका कोई मतलब स्टैटिक प्रोसीजर नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा आ जाएगा। किसी को इनबिल्ट आ जाता है, किसी को बुलाना पड़ता है, तो वो ना नोट्स मेकिंग और आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे आ जाएगा। ओके, इससे के लिए आपका क्या टिप्स होगा, स्ट्रेटेजी होगा फेलो एस्पिरेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर यस सर, कुछ खास एरिया जिस पे फोकस ज़्यादा करना है, और कुछ बुक्स नोट्स कंटेंट जो अपने एसे के लिए स्पेशली फॉलो किया था वो बताएं आप। सर एसए के लिए फॉलो किया था, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है अनुदीप दुरी सेठी सर। उनका वेबसाइट? हाँ, वेबसाइट नहीं सर, उनकी बुक आती अच्छा, है फंडामेंटल ऑफ एसए। अच्छा, तो उनकी सर की बहुत अच्छी बुक है, तो वो मैंने फॉलो की थी तो नो कि हाँ एसए लिखते कैसे एटलीस्ट, तो वो मैंने फॉलो की। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या आपको डायमेंशन कवर करने हैं, आपका ऐसे कैसा होना चाहिए कि रीडर को बहुत इंगेजिंग लगे, तो वो बहुत अच्छे से कवर किया। तो मैं बोलूँगी कि एक बार तो रीड आपको करना बनता है उनकी बुक का, बहुत अच्छी बुक है। एंड देन सर होगा कि ऐसे के 2 कैटेगरी हो गए हैं, एक स्टैटिक डायरेक्ट एक टॉपिक दे देंगे, बोलेंगे इस पे लिखो, एक होता है कि घुमा के टॉपिक, ईडियम्स जो होते हैं, जैसे जो बिहार का अलग है, एक अलग से भी होता है कि जो प्रीवियस बार पूछा था 68 में, 69 में तो बहुत स्टैटिक पूछ दिया। तो उसके लिए मैं ये होगा कि स्टैटिक वाले के लिए जैसे मोटे मोटे जो टॉपिक है, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, टेररिज्म, हाँ, तो ये सब टॉपिक पे आप एक नोट्स बना ही लीजिए कि हाँ अगर मतलब मैं स्टार्ट कैसे करूँगा, मैं एंडिंग कैसे करूँगा, कोटेशन कौन सा डालूंगा इस टॉपिक में, जो बड़े बड़े जैसे गांधी जी ने किसी चीज़ पे कोटेशन दिया है, नेल्सन मंडेला ने किसी चीज़ पे बोला है, तो उसका आप नोट्स बना लीजिए। उसके अलावा आपकी बॉडी में, तो बॉडी तो आपकी जीएस ऐसे ही हेल्प कर जाती है क्योंकि जीएस आपने पढ़ रखा है। टेररिज्म पे है, जीएस पे आप लिख दो सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो इसका एक कीवर्ड आता है पेस्टल जी, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल, तो ये सारे डायमेंशन आप कवर कर दो तो आपका ऐसे होलिस्टिक हो जाएगा। तो यही होता है स्टार्टिंग पोर्शन के लिए। मैम अब 30 सितंबर को जो पेपर होने जा रहा है 70th जो देने वाले हैं, जी, अब बचे उस समय में क्या करें उनके लिए? आप आज कोई वीडियो देख रहा है सपोज, तो अब जो उनके पास समय बचा रहेगा तो उसमें क्या करें? 8, 8.5, 9 महीने का जो समय है, किस तरीके से इसको सेगमेंटाइज करें, फिर किस तरीके से पढ़ाई करें? जी सर, अभी देखें तो 9 महीना है ऑलमोस्ट, तो अच्छा तैयारी हो जाएगा इसमें। तो मेरा यही है कि अगर बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो मेंस में अच्छा मार्क्स होना चाहिए, नहीं तो आप लटके रहोगे कि हो या नहीं होगा। अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर लेते हो तो इधर के 1-2 महीने आई वुड सजेस्ट कि आप मेंस पे फोकस करो, एटलीस्ट मार्च तक तो करो, और मेंस के नोट्स कंप्लीट करने का टारगेट रखो कि जो भी टॉपिक्स मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है उसके नोट्स मेरे प्रिपेयर होने चाहिए। उसके बाद आप चालू करो अपने प्रीलिम्स का स्टडी।
प्रीलिम्स के लिए जो भी बुक्स मैंने बताए हैं आपको, जो आप कंफर्टेबल हो, और ये है कि सोर्स मत चेंज करना, स्टिक रहो यार, एक सोर्स से स्टिक रहिए। ओके मैम, आपका लास्ट मैसेज जो एस्पिरेंट्स आपको सुन रहे हैं, आपका लास्ट मैसेज 2 शब्द उनके लिए क्या होगा? जी मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू योर करेज कि आपने बीपीएससी में एग्ज़ाम देने के लिए सोचा और एस्पिरेशन लिया। और मेरा यही रहेगा कि एक स्ट्रैटेजी और गाइडेंस के साथ पढ़िए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर रहेगी तो आपको ये जर्नी इजी लगेगी। और मोटिवेशन पार्ट है लाइफ का, बट हमें डीमोटिवेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। और कभी आप डीमोटिवेट हो तो चिल ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, उसमें कोई हानि नहीं है, बट वहाँ पे रुके नहीं रहना है और आपको प्रिपरेशन करते रहना है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और आपने बहुत डीप में स्ट्रेटेजी अपना शेयर किया, मोटिवेशन स्ट्रगल शेयर किया। ईश्वर से विश करता हूँ कि अब आने वाले समय में यूपीएससी अब दोगे तो आप उसमें भी टॉप 10 में आप रैंक लेके आओ और प्रॉपर आईएएस बनो, ताकि एक बार और हम आपसे मिल सकें और आपका एक और इंटरव्यू कर सकें। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक या शेयर कीजिए, चैनल सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।